हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एसी 402 का रिवीजन चार्ट के थ्रू। एसी 402 एसी 402 का नाम क्या है? ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटेड एंटिटी यूजिंग ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। टेलीकॉम कंपनी अपना चाहता है कि एचआर के फंक्शंस को हम आउटसोर्स कर दें। तो अगर जैसे किया भी है एयरटेल या जितने भी टेलीकम्युनिकेशन या अधिकतर कंपनी आज के डेट में तो ट्रेंड बन चुका है कि अपने सर्विसेज को आउटसोर्स करना, कि डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं करना। जो स्पेशल कंपनीज है इनके ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको अपने काम को आउटसोर्स कर देना। तो आउटसोर्सिंग आजकल का तो मॉडर्न ट्रेंड बन चुका है। तो अगर कोई कंपनी, अगर कोई एंटिटी अपने एचआर के फंक्शंस को आउटसोर्स कर दिया, जैसे एयरटेल ने शायद इवॉल्व टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसको अपने एचआर फंक्शन को जो है आउटसोर्स कर दिया है। तो अगर इस प्रकार का, अब मैं एयरटेल का ऑडिटर हूं और एयरटेल का ऑडिट करने जा रहा हूं, तो एयरटेल के ऑडिट करने के दौरान क्या मुझे एयरटेल ने जिस कंपनी को, जैसे इवॉल्व को आउटसोर्स किया, तो क्या इवॉल्व को भी कंसीडर करना पड़ेगा ड्यूरिंग द ऑडिट? इस बात को डील करने के लिए मुझे एसी 402 का हेल्प लेना पड़ेगा। ऑडिट कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि इस ऐसे में कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहला टर्म्स है यूजर ऑडिटर। यूजर ऑडिटर से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू मीन बाय यूजर ऑडिटर? तो यूजर ऑडिटर जो है कि जो ऑडिटर जो ऑडिट करता है और रिपोर्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए यूजर एंटिटी। यूजर एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिट करता है, जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया कि एयरटेल ने अपने एचआर फंक्शंस को आउटसोर्स कर दिया, तो एयरटेल का जो ऑडिटर होगा वो यूजर ऑडिटर कहलाएगा। और यूजर एंटिटी क्या होगा कि एन एंटिटी डेट यूज ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो एंटिटी सर्विस का यूज करता है, जो आउटसोर्स करता है और उसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किया जा रहा है, तो दैट एंटिटी इज कॉल्ड यूजर एंटिटी। टाइप 1 रिपोर्ट क्या होता है? टाइप 1 रिपोर्ट होता है कि रिपोर्ट ऑन डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के डिस्क्रिप्शन पर रिपोर्ट एट ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कि कहाँ? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि एयरटेल ने अपने काम को, अपने एचआर फंक्शंस को आउटसोर्स कर दिया इवॉल्व टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को। तो जो इवॉल्व टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड किसी स्पेसिफिक डेट पर जो इंटरनल कंट्रोल, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका डिजाइन, इंटरनल कंट्रोल के डिजाइन और डिस्क्रिप्शन का जो रिपोर्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे टाइप 1 रिपोर्ट। तो टाइप 1 रिपोर्ट एक स्पेसिफाइड डेट पर होता है, जिस कंपनी को आउटसोर्स किया जाता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने अपना काम आउटसोर्स कर दिया, उसका जो रिपोर्ट होगा एक स्पेसिफाइड डेट पे, उसको टाइप 1 रिपोर्ट कहेंगे। और अगर मैं डिस्क्रिप्शन पर रिपोर्ट ले रहा हूँ, डिजाइन और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल का ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस क्या है, शुरू में टाइप 1 रिपोर्ट में कंट्रोल का डिजाइन और उसके डिस्क्रिप्शन पर रिपोर्ट लेते हैं एक स्पेशल डेट पे, लेकिन टाइप 2 रिपोर्ट में हम लोग कंट्रोल के डिस्क्रिप्शन, डिजाइन और उसके ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पर रिपोर्ट लेते हैं फॉर ए स्पेसिफाइड एट ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पर एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, तो उसको टाइप 2 रिपोर्ट बोलते हैं। तो टाइप 2 रिपोर्ट ऑन द डिस्क्रिप्शन, डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एट ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, तो उसको टाइप 2 रिपोर्ट बोलते हैं। तो चार इसमें मेन एलिमेंट है, यूजर ऑडिटर, यूजर ऑडिटर और यूजर एंटिटी, और एक है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आउटसोर्स करते हैं उसको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो कंपनी आउटसोर्स करता है उसको यूजर एंटिटी बोलते हैं। यूजर एंटिटी के ऑडिटर को यूजर ऑडिटर बोलते हैं। टाइप 1 रिपोर्ट क्या हो गया कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उसके इंटरनल कंट्रोल की डिजाइन और डिस्क्रिप्शन के रिपोर्ट को टाइप 1 रिपोर्ट करते हैं, और ये एक स्पेसिफाइड डेट पर होता है। और वह इंटरनल कंट्रोल का ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, डिजाइन, डिस्क्रिप्शन एक फॉर स्पेसिफाइड पीरियड के लिए हो तो टाइप 2 रिपोर्ट होगा। तो चलिए हम लोग स्टैंडर्ड में चलते हैं। स्टैंडर्ड में सबसे पहला बात है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि इस स्टैंडर्ड में ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेना है
ऑडिटर को एक अंडरस्टैंडिंग लेना है ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एसओ, यानी स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसका क्या नेचर है, क्या सिग्निफिकेंस है और उसका क्या इफेक्ट होने जा रहा है यूजर एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल पर, जो कि मेरी ऑडिट के दौरान रेलिवेंट है फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो जब एक ऑडिटर किसी एंटिटी का ऑडिट करने जा रहा है और एक एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी को अपना काम आउटसोर्स कर दिया है, तो जब मैं उस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ तो मुझे उस जिस कंपनी को एंटिटी ने आउटसोर्स कर दिया, जैसे एयरटेल ने इवॉल्व को आउटसोर्स कर दिया, तो मुझे इवॉल्व के सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है इवॉल्व, उसका नेचर, उसका सिग्निफिकेंस मुझे जानना पड़ेगा और साथ ही साथ उसका क्या इफेक्ट है एयरटेल के इंटरनल कंट्रोल पर, जो कि रेलिवेंट है मेरे लिए, ताकि मैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई और असेस कर सकूं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ कि अब उस रिस्क के रिस्पॉन्स में मैं अपना फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन और परफॉर्म करूंगा, उसी रिस्क के बेसिस पर करूंगा। तो रिस्क को सर्टेन करने के लिए मुझे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है उसके नेचर, उसके सिग्निफिकेंस और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एंटिटी पर, यह जानना जरूरी है। उसके बाद सबसे पहले कि उसी में से कि हम लोग कैसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है उसका कैसे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें। तो the user auditor shall obtain an understanding of how user entity use the service organization, कैसे यूजर एंटिटी जो है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन माने एयरटेल कैसे इवॉल्व के सर्विस को यूज करता है, ये कैसे जानेंगे। तो मुझे इसके लिए सबसे पहले कि किस टाइप का नेचर जानना पड़ेगा, कि नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एसओ, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो जो सर्विस प्रोवाइड करता है उस सर्विस का नेचर क्या है, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस, और उस सर्विस का सिग्निफिकेंस क्या है, नेचर और सिग्निफिकेंस। उसके बाद नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस प्रोसेस्ड और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस्ड अफेक्टेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रांजेक्शंस कर रहा है उन ट्रांजेक्शंस से एंटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और उसका मटेरियलिटी क्या है ट्रांजेक्शन का, ये मुझे जानना पड़ेगा। तो यूजर ऑडिटर को इन सब चीजों का अंडरस्टैंडिंग लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर एंड सिग्निफिकेंस, नेचर ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सिग्निफिकेंस उसका क्या है उस सर्विस का। सेकंड, जो ट्रांजैक्शन करता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एयरटेल के बदले इवॉल्व जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो एयरटेल एचआर फंक्शन इवॉल्व को दिया, तो इवॉल्व को जो एचआर फंक्शन दिया, तो एचआर में सैलरी से मेरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर इंपैक्ट पड़ रहा है, तो उसका नेचर क्या है, उसका मटेरियलिटी क्या, मटेरियल इंपैक्ट पड़ रहा है कि नहीं। और डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन, कितना इंट्रैक्शन होता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व और एयरटेल के बीच। तो जो यूजर एंटिटी है और जो इवॉल्व है, यानी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और यूजर एंटिटी के बीच कितना इंट्रैक्शन होता है, ये भी जानना मुझे जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये मैं जान जाऊंगा तो पता चलेगा कि हाँ, अगर इंट्रैक्शन हो रहा है तो यानी इंटरनल कंट्रोल सही है, यानी काम सही चल रहा होगा। क्योंकि जब कंपनी अपने जिस कंपनी को आउटसोर्स कर रहा है इंट्रैक्शन, अब अगर इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस का हो सकता है कि वो मटेरियल अफेक्ट कर सके, वो ऑर्गेनाइजेशन और उसके ट्रांजेक्शंस अगर गड़बड़ करे तो उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। तो कितना बार इंटरेक्शन करना है ये भी जानना जरूरी है। और साथ ही साथ नेचर ऑफ रिलेशनशिप, दोनों का रिलेशनशिप कैसा है यूजर एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बीच, ये भी जानना जरूरी है। तो इन सब चीजों का अगर मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा तो अंडरस्टैंडिंग के आधार पर मैं अपना आइडेंटिफाई करूंगा कि क्या रिस्क है और उस रिस्क के आधार पर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। उसके बाद ऑडिटर क्या क्या कंसिडरेशन करेगा, ऑडिटर्स कंसिडरेशन। द यूजर ऑडिटर shall evaluate the design and implementation of relevant control of user entity that relate to the services provided by service organization। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइड करता है, वह सर्विस जो प्रोवाइड करता है
user auditor shall evaluate the design and implementation of relevant control of user entity that relate to the service provided by service organization. तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइड करता है उससे रिलेटेड यूजर एंटिटी के कंट्रोल का डिजाइन, उससे रिलेटेड यूजर एंटिटी का क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन, इसको ऑडिटर जो है इवेलुएट करेगा. यूजर ऑडिटर शैल डिटरमाइन, यूजर ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि क्या सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या ये लिया गया है. तो यूजर ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि क्या सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग लिया गया है कि कैसा क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, नेचर ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इवॉल्व क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उस सर्विस का क्या सिग्निफिकेंस है और क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा एयरटेल के इंटरनल कंट्रोल पे, क्या इसका ये इसका अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन किया गया है. दूसरा, अगर यूजर जो है, अगर यूजर ऑडिटर, अगर एयरटेल का ऑडिटर, यूजर ऑडिटर मींस एयरटेल का ऑडिटर मेरे एग्जांपल में था, अगर एयरटेल का ऑडिटर अनेबल है टू ऑब्टेन ए सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द यूजर एंटिटी, यूजर एंटिटी से पता ही नहीं चल रहा है, एयरटेल का ऑडिटर को एयरटेल से पता ही नहीं चल रहा है कि क्या नेचर ऑफ सर्विस इवॉल्व प्रोवाइड कर रहा है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कंपनी के इंटरनल कंट्रोल पे उसका. तो अगर यूजर ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन ए सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द यूजर एंटिटी, मुझे एयरटेल से पता नहीं चल रहा है तो मुझे फर्दर अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा. और अल्टरनेटिव में जो है ऑब्टेन ए टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट. सबसे पहले बोलेंगे कि टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट मंगाइए. टाइप 1 रिपोर्ट क्या होता है, हमने पढ़ा था. टाइप 1 रिपोर्ट क्या होता है, टाइप 1 रिपोर्ट होता है कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो इवॉल्व है, उसका किसी स्पेसिफाइड डेट पर क्या इंटरनल कंट्रोल है, उसका इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन क्या है, इनफैक्ट डिजाइन क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, वह ऑब्टेन करते हैं. तो दैट्स कॉल्ड टाइप 1 रिपोर्ट. और टाइप 2 रिपोर्ट क्या होता है कि किसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए इंटरनल कंट्रोल का ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, उसका डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन तो चेक करेंगे, साथ ही साथ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस एंड फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड जब चेक करते हैं तो उसको टाइप 2 रिपोर्ट बोलते हैं. तो हम बोलेंगे कि आप टाइप 1 रिपोर्ट, एयरटेल का ऑडिटर बोलेगा कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व का टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट दीजिए मुझे. मैं उसके बाद इवॉल्व से कांटेक्ट भी किया जाएगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट भी किया जाएगा थ्रू यूजर एंटिटी. उसके बाद वहां पर जाकर भी चेक कर सकते हैं विजिटिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, या किसी और अनदर ऑडिटर को बोलेंगे कि तुम जाकर प्रोसीजर परफॉर्म करो दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द रेलेवेंट कंट्रोल एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा रेलेवेंट कंट्रोल के बारे में. तो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट बोलेंगे, फिर उसके साथ कांटेक्ट करेंगे थ्रू द यूजर एंटिटी, मतलब एयरटेल के थ्रू उसको कांटेक्ट करेंगे. अगर उससे भी नहीं हुआ तो जाकर विजिट करेंगे इवॉल्व के यहाँ, या किसी और ऑडिटर को बोलेंगे कि जाओ तुम प्रोसीजर परफॉर्म करो और मुझे नेसेसरी इंफॉर्मेशन दो वहां के कंट्रोल के बारे में. कभी कभी क्या होता है कि आउटसोर्स मैंने जिसको किया है वह भी आउटसोर्स करता है, तो इसको बोलते हैं सब सर्विस. जिसको मैंने आउटसोर्स किया, डेट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने जिसको आउटसोर्स किया उसको बोलते हैं सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. तो if a service organization use sub service organization, the service auditor's report may either include or exclude the sub service organization's relevant control objective and related control in the service organization's description of its system and in the scope of service auditor's engagement. यानी अगर कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को भी यूज करता है तो जो सर्विस ऑडिटर का रिपोर्ट होता है, मतलब सर्विस ऑडिटर का जो रिपोर्ट होता है, मतलब कि जो इवॉल्व का रिपोर्ट है, उसमें आइदर इंक्लूड हो सकता है या एक्सक्लूड हो सकता है सब सर्विस का इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड मैटर्स. तो सब सर्विस के इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड मैटर्स सर्विस ऑडिटर के रिपोर्ट में, सर्विस ऑडिटर माने जैसे एयरटेल ने इवॉल्व को एचआर फंक्शन आउटसोर्स किया, तो इवॉल्व का जब ऑडिट रिपोर्ट आएगा तो उसमें हो सकता है कि इवॉल्व ने अगर किसी को आउटसोर्स किया है तो उसका इंटरनल कंट्रोल के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इंक्लूड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. एंड इन द स्कोप ऑफ सर्विस ऑडिटर एंगेजमेंट, these two method of reporting are known as the inclusive method और the carve out method. अगर इंक्लूड कर दिया तो हम बोलेंगे कि सर्विस ऑडिटर का रिपोर्ट इंक्लूसिव मेथड है, और अगर एक्सक्लूड कर दिया तो बोलेंगे कार्व आउट मेथड के तहत बनाएंगे. इफ टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट एक्सक्लूड द कंट्रोल एट सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, बोला है कि अगर टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल को एक्सक्लूड करता है. टाइप 1 रिपोर्ट और टाइप 2 रिपोर्ट क्या होता है, ये दोनों रिपोर्ट किसका होता है,
सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का होता है, मतलब कि कंपनी ने, इंटिटी ने, यूजर इंटिटी ने जिसको अपना काम आउटसोर्स किया है, उसका रिपोर्ट टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट होता है। टाइप 1 में बताया कि इसमें इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन और डिस्क्रिप्शंस रहता है, लेकिन एक स्पेसिफाइड डेट पर। और अगर टाइप 2 हो गया तो उसका डिजाइन, डिस्क्रिप्शन एंड इफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस किसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है। तो अगर टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट में एक्सक्लूड कर दिया गया है कंट्रोल एट सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, देन द सर्विस प्रोवाइडेड बाय सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और जो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने जिसको आउटसोर्स किया, दैट कॉल्ड सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट में है नहीं, और जो सर्विस प्रोवाइड किया गया है सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये रेलिवेंट है यूजर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के लिए। देन द यूजर ऑडिटर, जो एयरटेल का ऑडिटर है मेरे एग्जांपल में, देन द यूजर ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एसे इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तब एयरटेल को सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में भी, यानी इवॉल्व ने जिसको आउटसोर्स किया उसके रिस्पेक्ट में भी इस स्टैंडर्ड को अप्लाई होगा, और इस स्टैंडर्ड का जब एप्लीकेशन होगा तो यानी उसका भी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसका भी नेचर ऑफ सर्विस का अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसका भी सिग्निफिकेंस देखेंगे सर्विस का, उसके भी ट्रांजेक्शन्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मटेरियलिटी यूजर इंटिटी पर, उसको चेक करेंगे, कितना इंटरेक्शन हो रहा है उसके बीच और कंपनी के बीच, और क्या रिलेशनशिप है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और उसका। तो ये पूरा चेक करेंगे। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द यूजर ऑडिटर रिगार्डिंग द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दोज सर्विस, ये उसके उस टू द यूजर एंटिटी एंड रेलेवेंस ऑफ दोज सर्विस टू द ऑडिट। तो उसका क्या नेचर है, वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उनका कितना सिग्निफिकेंस है, उस पर डिपेंड करता है कि हम उसको कंसिडर करें कि नहीं, ऑडिटर जो है उसको कंसिडर करे कि नहीं। तो ये था आपका ऐसे 402 audit consideration relating to entity using a service organization. Thank you.